Hello dear students, welcome once again, and today we will read chapter 9 in history, the making of regional culture. So let's start the chapter. One of the commonest way to describe people is in terms of language they speak. सबसे कॉमन वे होता है लोगों को डिस्क्राइब करने का कि ये देखना कि वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान से तमिल या उड़िया भाषा में बात करता है तो इसका मतलब है कि वो तमिल या उड़िया बोल रहा है और वो तमिलनाडु या उड़ीसा किसी स्टेट में रहता है। वी ऑल्सो टेंड टू एसोसिएट ईच रीजन विद डिस्टिंक्टिव काइंड्स ऑफ फूड, क्लॉथ्स, पोएट्री, डांस, म्यूज़िक एंड पेंटिंग। हम हर रीजन को एक अलग तरह के फूड, क्लोथ, पोएट्री और डांस और म्यूज़िक या पेंटिंग से एसोसिएट करते हैं। समटाइम्स वी हैव टेक दिस आइडेंटिटीज़ फॉर ग्रांटेड एंड अज्यूम दैट दे हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम टाइम इमॉर्टल। और कभी कभी हम ये जो आइडेंटिटीज़ होती है इन्हें ग्रांटेड करते हैं या एज्यूम करते हैं और फिर ये समय के साथ एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देती है। जब कभी जो फ्रंटियर सेपरेटिंग रीजन्स होते हैं वो दोनों ही चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। इट मीन्स अगर कोई किसी स्टेट के ऐसी जगह पर रहता है जो कुछ पार्ट दूसरे स्टेट का होता है और कुछ दूसरे का, तो बीच वाली जगह पर रहता है तो वो दोनों के ही रूल जो भी वहाँ की लैंग्वेज या फूड हैबिट्स होती है उनको फॉलो करता है। ऑल्सो व्हाट वी अंडरस्टैंड एज रीजनल कल्चर टुडे और ऑफन द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशन विद आइडियाज़ फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसके अलावा हम लोग को समझना है कि जो कल्चर है आज के टाइम पे वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का प्रोडक्ट हो गया है जिसमें बहुत सारे लोकल ट्रेडिशन से रिलेटेड आइडियाज़ अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिस्से से आए हुए मिक्स हो गए हैं। जैसा कि एज वी विल सी कुछ ट्रेडिशंस अपीयर होते हैं स्पेसिफिक कुछ रीजन्स में और कुछ दूसरे रीजन में अपीयर होते हैं एंड येट अदर ड्राइव फ्रॉम ओल्डर प्रैक्टिसेस इन अ पर्टिकुलर एरिया बट टेक अ न्यू फॉर्म इन अदर रीजन। कुछ पुराने तरीके से ही किसी एक पर्टिकुलर एरिया में चलते रहते हैं और कुछ दूसरे भागों में जाकर एक नया रूप नई फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। आर फर्स्ट पॉइंट इज़ द चेरा एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। चेरा और जो मलयालम लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, चलिए हम शुरुआत करते हैं और एक एग्जाम्पल के साथ एक भाषा और एक रीजन को कनेक्ट करते हैं। जो चेरा किंगडम था महेंद्रपुरम का वो 9th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुआ था साउथ वेस्टर्न पार्ट में पेनिनसुला के, जो आज के टाइम में केरला जहाँ पे पड़ता है। इट इज़ लाइकली दैट द यहाँ पर इस एरिया में जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो मलयालम लैंग्वेज थी। जो रूलर्स थे यहाँ के उन्होंने मलयालम लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया और उस टाइम पे जो भी स्क्रिप्ट्स लिखी गई, जो भी इंस्क्रिप्शन लिखे गए वो सब मलयालम लैंग्वेज में थे। इनफैक्ट वास्तव में ये एक सबसे पुराना एग्जाम्पल है किसी रीजनल लैंग्वेज का कि उस टाइम के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड थे वो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में लिखे हुए थे। एट द सेम टाइम द चेराज ऑल्सो ड्रू अपॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशन। इसके उसी टाइम पे जो चेरा थे उन्होंने सांस्कृतिक ट्रेडिशन को भी अपनाया। जो टेम्पल थे, थिएटर टेम्पल थे केरला के, जहाँ पे लोग वहाँ पे स्टोरीज़ को बोरो करते थे, संस्कृत एपिक्स लिखे जाते थे। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क्स इन मलयालम, जो पहला लिटरेरी वर्क्स था, जो पहला कुछ भी चीज़ लिखी गई थी वो मलयालम लैंग्वेज में थी। 12th सेंचुरी की डेट उस पर है। और डायरेक्टली उसे संस्कृत भाषा से इंडेप्ट किया गया था, लिया गया था। इंटरेस्टिंगली स्ट्रॉन्ग 14th सेंचुरी टेक्स्ट, 14वीं शताब्दी का एक टेक्स्ट है जिसका नाम है लीलाती लाकम। ये ग्रामर और पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ये मनी परवलम ने इसको कंपोज किया था। डायमंड्स एंड कोरल्स इसे के नाम से इसको रेफ़र किया गया था। ये 2 लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत और वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में। रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, जो वहाँ के शासक थे और जो धार्मिक जो भी धर्म से रिलेटेड जो परंपराएं चलती थी वो कैसी थी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जगन्नाथा कल्ट। कल्ट मतलब ग्रुप। दूसरे रीजन्स में जो रीजनल कल्चर था वो किसी भी रिलीजियस ट्रेडिशन के आसपास ग्रू करता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस प्रोसेस का जगन्नाथा कल्ट। लिटरली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, जगन्नाथा मीन्स लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के भगवान। या अ नेम फॉर विष्णु, विष्णु भगवान के लिए भी ये नेम यूज़ किया जाता है, उन्हें भी जगन्नाथा बोला जाता है। ये पूरी उड़ीसा में है जगन्नाथ का मंदिर। टू डेट द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ डाइटी विच सजेस्टेड
suggests that the deity was originally a local god who was later identified with Vishnu. जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने लकड़ी की इमेज बनाई अपने डाइटी की जिसकी वो पूजा करते थे और इस डाइटी को एक लोकल गॉड का नाम दे दिया। बाद में इन्हें पहचान मिली विष्णु भगवान के रूप में। 12th सेंचुरी में सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे गंगा डायनेस्टी के अनंत वर्मन। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुरुषोत्तमा में जगन्नाथ भगवान का पुरी में मंदिर बनाएंगे। सब्सिक्वेंटली 1230 में किंग अंगाभीमा थर्ड ने डेडिकेट किया था अपना साम्राज्य इन भगवान के मंदिर बनाने के लिए कि वो गॉड के एज ए डेप्यूटी वर्क करेंगे। एज द टेम्पल गेन्ड इन इम्पोर्टेंस एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज इट्स अथॉरिटी इन लोकल सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर ऑल्सो इंक्रीज। जैसे ही ये भाग एक मंदिर के रूप में चेंज हुआ तो यहाँ की जो सामाजिक और जो राजनीतिक मैटर्स थे उनमें भी उनकी अथॉरिटी में भी काफ़ी चेंजेस आने लगे, वो भी बढ़ने लगी। इस भाग की सामाजिक और राजनीतिक दोनों मामलों में इस भाग की अथॉरिटी बढ़ गई। ऑल दोज हु कनकरेड उड़ीसा, वो लोग जिन्होंने उड़ीसा को जीता जैसे कि मुगल्स, मराठा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने सबसे पहले इस टेम्पल रीजन पे ही अपना कंट्रोल गेन करने की कोशिश की। उन्हें ये फेल्ट होता था कि अगर वो इस जगह पर अपना रूल कर लेंगे, इस जगह को अपने अंडर में कर लेंगे तो जो लोकल पीपल होंगे वो उनके रूल को ईजीली एक्सेप्ट कर लेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट इज द राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। राजपूत और जो उनकी वीरता की जो परंपरा चली आ रही थी, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। 19th सेंचुरी में जो रीजन था प्रेजेंट डे में जिसे राजस्थान कहते हैं, उसे पहले राजपूताना, ब्रिटिश लोग उसे राजपूताना कहते थे। वाइल दिस मे सजेस्ट दैट दिस वॉज एन एरिया दैट वॉज इनहेबिटेड ओनली और मेनली बाय राजपूत। ये वो जगह थी, वो भाग था जहाँ पर मुख्यतः राजपूत लोग रहते थे। दिस इज़ ओनली पार्टली ट्रू, ये बात सच नहीं है, कम सच है। देयर वर एंड आर, यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स के लोग रहते थे जो अपने आप को राजपूत कहते थे। नदर और सेंट्रल एशिया में भी ये लोग रहते थे। एंड ऑफ कोर्स, और वास्तव में बहुत सारे ऐसे लोग थे इन राजपूत के अलावा जो राजस्थान में रहते थे। हाउएवर द राजपूत आर ऑफन रिकग्नाइज एज कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ राजस्थान। जबकि जो राजपूत लोग हैं उन्होंने पहचान दी है राजस्थान के एक अलग ही संस्कृति को। दीज कल्चरल ट्रेडिशन वर क्लोजली लिंक्ड विद द आइडियाज एंड एस्पिरेशन ऑफ रूलर्स। ये जो सांस्कृतिक परंपरा थी ये बहुत ज़्यादा क्लोज थी, जुड़ी हुई थी आइडियाज़ और एस्पिरेशन से वहाँ के रूलर्स की। 8th सेंचुरी से लेके प्रेजेंट डे जो राजस्थान का स्टेट है उसके ऊपर बहुत सारी राजपूत फैमिलीज़ ने रूल किया। पृथ्वीराज, जिनके बारे में वी हैव रीड अबाउट चैप्टर इन चैप्टर 2, ये भी राजस्थान के ही एक रूलर थे। दीज रूलर चेरिश्ड द आइडिया ऑफ हीरो हु फाउट वैलियंटली, ऑफन चूजिंग डेथ ऑन द बैटलफील्ड रेदर देन फेस डिफीट। ये उन शासकों में से एक थे जो अपनी वीरता से लड़ाई के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में बैटलफील्ड में मरना चुना, हार का सामना करने के बजाय। इन लोगों को मरना मंजूर था लेकिन हारना मंजूर नहीं था। राजपूत के से रिलेटेड जो भी स्टोरीज़ हैं उनमें पोएम्स और सॉन्ग्स के थ्रू इनके हीरोइज्म वर्क को रिकॉर्ड किया गया है। और जो वहाँ के जो दरबार में रहने वाले जो मिनिस्टर्स थे वो इन्हें गाकर सुनाते थे, इनकी वीरता का बखान करते थे। दीज प्रिजर्व द मेमोरीज ऑफ हीरोज एंड वर एक्सपेक्टेड टू इंस्पायर अदर टू फॉलो देयर एग्जाम्पल। इन्होंने उन वीरों की यादों को संभाल के रखा और उनसे रिलेटेड जो इंस्पायर करने वाले एग्जाम्पल्स थे उनको भी संभाल के रखा। जो यहाँ के ऑर्डिनरी पीपल थे वो इन स्टोरीज से अट्रैक्ट होते थे और ड्रामेटिक सिचुएशन में इन चीज़ों को यानी कि ड्रामा के थ्रू उनकी वीरता का बखान करते थे। स्ट्रॉन्ग इमोशन होते थे राजपूतों के अंदर, स्ट्रॉन्ग इमोशन होते थे, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, वेलोर और एंगर, ये सारे ऐसे इमोशन थे जो राजपूतों में कूट कूट कर भरे हुए थे। डिड वीमेन फाइंड अ प्लेस विद इन दीज स्टोरीज, क्या इन कहानियों में औरतों की भी कहीं जगह थी? कभी कभी इनको भी फिगर किया जाता था, कभी कभी जो वीमेंस थी वो कोज बन जाती थी किसी कन्फ्लिक्ट का, जो लोग लड़ते थे विन और प्रोटेक्शन का भी ये मुद्दा बन जाती थी। वीमेंस आर ऑल्सो डिस्पिक्टेड एज फॉलोइंग देयर हीरोइक हस्बैंड इन बोथ लाइफ एंड डेथ। जो वीमेंस थी उनका भी वर्णन होता था अपने हस्बैंड के जीवन और मृत्यु दोनों में। देयर आर स्टोरीज अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सती और इमोलेशन
ऑफ विडोज़ ऑन द फ्यूनरल पायरे ऑफ हर हस्बैंड। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो जुड़ी हुई हैं उस टाइम राजपूताना जो विमेंस होती थी उनकी सती प्रथा से, या फिर जो अपने हस्बैंड के साथ की डेथ होने पर युद्ध में अगर वो बैटल फील्ड में हार जाते थे या उनकी डेथ हो जाती थी तो वो अपने आप को का जोहर कर लेती थी या अपने हस्बैंड के शव के साथ उसकी चिता में कूद जाती थी। सो दीज हु फॉलोड द हीरोइक आइडियल ऑफन हैड टू पे फॉर इट्स विद देयर लाइव्स। तो जो लोग अपनी वीरता का प्रदर्शन करते थे तो उन्हें इसकी कीमत अपनी जान को देकर चुकानी पड़ती थी। और नेक्स्ट पॉइंट इज बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ कथक। रीजनल फ्रंटियर से अलग होके एक कथक जो एक डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है, उसकी क्या कहानी है। इफ़ हीरोइक ट्रेडिशन कैन बी फाउंड इन डिफरेंट रीजन इन डिफरेंट फॉर्म द सेम इज़ ट्रू ऑफ डांस। अगर वीरता की जो परंपरा है वो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप में मिलती है तो डांस के लिए भी ये सच्चाई सेम ही है। चलिए इतिहास में डांस की एक फॉर्म जिसका नाम है कथक, उससे जुड़े हुए नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्सों में उससे क्या जुड़ाव है, आज वो कथक के नाम से जानी जाती है नॉर्थ इंडिया के हिस्सों में डांस फॉर्म, वो क्या है। ये जो कथक टर्म है ये कथा इस वर्ड से डिराइव्ड किया गया है। इसका संस्कृत लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है स्टोरी, कहानी। कथक्स वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। कथक्स साधारणतया एक जाति होती थी जो उस कहानी के थ्रू अपनी बातों का एक्सप्रेशन करते थे, जो नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में रहते थे। हु एम्बेलिस्ड देयर परफॉर्मेंस विद गेस्चर एंड सॉन्ग्स, जो अपने चेहरे की मुद्राओं से और गीतों के थ्रू कहानी कहकर लोगों को सुनाते थे। कथक बिगिंस इन्वॉल्विंग इनटू अ डिस्ट्रिक्ट मोड ऑफ डांस इन द 15th and 16th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट। जब 14वीं और 16वीं से लेकर 15वीं और 16वीं शताब्दी में जब भक्ति मूवमेंट फैला उस टाइम पे कथक ने एक डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस बन गया था, शुरुआत हो गई थी इसकी। द लीजेंड ऑफ राधा कृष्णा वर अनेक्टेड इन फोक प्लेस कॉल्ड रासलीला। जो लेजेंड्स थे राधा और कृष्णा फोक प्लेज में उनकी जो इनेक्ट किया जाता था, उनकी प्रस्तुति जो दी जाती थी उसे रासलीला कहा जाता था, विच कंबाइंड फोक डांस विद द बेसिक गेस्चर ऑफ कथक स्टोरी टेलर। और उसमें दोनों चीज़ों को कंबाइन करके वहाँ के फोक डांस जो लोक नृत्य होते थे उसके गेस्चर्स को लेके और कथक की जो स्टोरी टेलिंग का वे होता था, इन दोनों को मिला के ये प्रस्तुत किया जाता था। अंडर द मुगल एम्परर एंड देयर नोबल्स कथक वॉज परफॉर्म्ड इन द कोर्ट वेयर इट एक्वायर्ड इट प्रेजेंट फीचर्स एंड डेवलप्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ डांस विद अ डिस्टिंक्ट स्टाइल। मुगल सम्राट के अंडर में जो उनके दरबारी होते थे, उनके दरबार में कथक को प्रस्तुत किया जाता था, इसकी परफॉर्मेंस दी जाती थी। आज के टाइम में इसमें बहुत सारे फीचर्स और डेवलपमेंट इस फॉर्म में इंक्लूड हो गए हैं और ये एक डिस्टिंक्ट स्टाइल बन गया है डांस का। सब्सिक्वेंटली इट डेवलप्ड इन टू ट्रेडिशन और घरानाज, और ये दो परंपरा या फिर दो घरानों में डिवाइड हो गया। पहला जो राजस्थान यानी कि जयपुर के दरबार में प्रस्तुत होता था और दूसरा जो लखनऊ में। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाजिद शाह के अंडर में जो लास्ट नवाब हुए अवध के, उन्होंने इस आर्ट फॉर्म को काफ़ी ग्रो किया। बाय द 19th सेंचुरी के थर्ड क्वार्टर में इंटरेस्ट एज अ डांस फॉर्म नॉट ओनली इन दीज टू रीजन्स, ये सिर्फ इन दो भागों में ही यही डांस परफॉर्मेंस नहीं दी जाती थी, बल्कि इसे आज के टाइम में जो एरिया पंजाब कहलाता है, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, वहाँ तक भी ये डांस फॉर्म फैल गई थी। एम्फेसाइज वॉज लेड ऑन इंट्रिकेट एंड रैपिड फुटवर्क, एलाबरेट कॉस्ट्यूम्स एज वेल एज ऑन द इनेक्टमेंट ऑफ स्टोरीज। और साथ साथ इसमें क्या होता था, रैपिड फुटवर्क, तेज़ी से पैरों पे पैर चलाए जाते थे, कॉस्ट्यूम्स का यूज़ किया जाने लगा और साथ साथ कहानी बोलकर वर्ड्स के थ्रू उन बातों को कहा जाता था। कथक लाइक सेवरल अदर कल्चरल प्रैक्टिस वॉज व्यूड विद डिसफेवर बाय मोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन 19th and 20th सेंचुरी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कथक की तरह ही बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक प्रथाएं थी जिन्हें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसफेवर किया। हाउएवर इट सर्वाइव्ड, इट कंटिन्यूड टू बी परफॉर्म्ड बाय courtesans and was recognized as one of 6 classical form of dance in the country after independence.
इसके बावजूद भी इसने सरवाइव किया और ये जारी रही इसकी परफॉर्मेंस दरबारियों के द्वारा, और इसे जो 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उनमें से एक के रूप में पहचान मिली और इंडिपेंडेंटली हमारी कंट्री के अंदर इस डांस फॉर्म को किया जाने लगा। What is classical dance? Now we will read that what is classical dance. The question of define any art form as classical is often quite complicated. किसी भी डांस फॉर्म को, किसी भी कला को, किसी भी आर्ट फॉर्म को एक क्लासिकल वर्ड में डिफाइन करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। डू वी डिफाइन समथिंग एज क्लासिकल, इट इज़ डील विद द रिलीजियस थीम। अगर हम किसी भी चीज़ को क्लासिकल नाम से डील करते हैं तो ये क्लासिकल नाम से डिफाइन करते हैं तो ये रिलीजियस थीम में डील होता है। या डू वी कंसिडर इट, अगर हम इसे क्लासिकल कहते हैं क्योंकि ये एक ग्रेट डील, इसकी कला की एक ग्रेट डील के साथ हज़ारों सालों से बहुत लंबे टाइम तक कई सारे लंबे वर्षों तक इसकी ट्रेनिंग ली जाती है, तब इसको परफॉर्म किया जाता है। और इज़ इट, क्या यह क्लासिकल, क्योंकि ये परफॉर्म किया जाता है लेट डाउन रूल्स के थ्रू, इसमें नियम भी होते हैं और बहुत सारी वेरिएशन होती है। आर नॉट इनकरेज, इनको इनकरेज ही नहीं किया जाता। दीज आर क्वेश्चन वी नीड टू थिंक अबाउट, ये सवाल है जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग दैट मैनी डांस फॉर्म दैट आर क्लासिफाइड एज फोक ऑल्सो शेयर सेवरल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर्ड टिपिकल ऑफ क्लासिकल फॉर्म्स। बहुत सारी ऐसी डांस फॉर्म हैं जिन्हें फोक डांस का नाम दिया गया है और उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। सो वाइल द यूज़ ऑफ दिस टर्म, तो इसलिए जब इस टर्म क्लासिकल का यूज़ किया जाता है तो ये सोचा जाता है ये वो फॉर्म है जो अपने आप में सुपीरियर है और इसे किसी तरह की सच्चाई की ज़रूरत नहीं। दूसरी क्लासिकल डांस फॉर्म है जो आज के टाइम में जिनको रिकग्नाइज़ किया जाता है वो है भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड, कथकली केरला से रिलेटेड, ओडिसी उड़ीसा से रिलेटेड, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एंड मणिपुर से रिलेटेड। Our next point is painting for patrons, the tradition of miniature. Another tradition that developed in different ways was that of miniature painting. दूसरी जो परंपरा थी जो डेवलप हुई थी इस टाइम पे अलग अलग तरीके से, वो थी मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर इसका मतलब होता है कि बहुत, ये जो नाम है ये सजेस्ट किया गया है इसके स्मॉल साइज पेंटिंग की वजह से। जनरली ये वाटर कलर एक कपड़े या पेपर के ऊपर वाटर कलर यूज़ करके बनाया जाता है। द अर्लीस्ट मिनिएचर वर ऑन पाम लीव्स और वुड। पुराने टाइम में मिनिएचर पेंटिंग पाम लीव्स या फिर लकड़ी पर की जाती थी। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में इनमें से सबसे सुंदर जो पेंटिंग्स हैं वो मिलती हैं, वर इनमें इलस्ट्रेट किया गया है जैन टेक्स्ट को। मुग़ल एम्परर अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये काफ़ी बड़े प्रशंसक थे इस पेंटिंग के और इन्होंने बहुत सारी अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट को, उस टाइम की हिस्ट्री को, पोएट्री को मिनिएचर पेंटिंग के थ्रू बनवाया उस टाइम के जो भी कलाकार थे उनसे। दीज वर जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर्स, इनमें शानदार रंगों का इस्तेमाल होता था। इसमें कोर्ट के सीन बनाए जाते थे, लड़ाई के सीन या फिर शिकार के टाइम के। इसके अलावा सामाजिक लाइफ को भी इसमें जगह मिलती थी। दे वर ऑफन एक्सचेंज एज गिफ्ट, वर व्यूड ओनली बाय एन एक्सक्लूसिव फ्यू, द एम्परर एंड हिज क्लोज एसोसिएटेड। जो सम्राट या फिर उसके जो क्लोज एसोसिएटेड होते थे उनको कलाकार, जो आर्ट पर्सन होते थे वो उन्हें ये पेंटिंग सौंपते थे और बदले में उनसे गिफ्ट्स लेते थे। विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर मैनी पेंटर्स मूव्ड आउट टू द कोर्ट ऑफ एमर्जिंग रीजनल स्टेट। वी विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 10। मुग़ल एम्परर के डिक्लाइन के साथ साथ बहुत सारे पेंटर्स ने राजा के दरबार को छोड़कर रीजनल स्टेट्स में एमर्ज करना शुरू कर दिया। इसका क्या परिणाम निकला कि जो मुग़ल आर्टिस्टिक थे उनका टेस्ट पर रीजनल कोर्ट का भी प्रभाव पड़ा, डिकेन और राजपूत कोर्ट राजस्थान का भी प्रभाव पड़ा। उसी टाइम पे इन्होंने कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डेवलप किया। रूलर्स के पोर्ट्रेट, जो कोर्ट के सीन हैं वो एज ए पेंटिंग सामने आए फॉलोइंग द मुग़ल एग्जाम्पल, जिसमें इन्होंने मुग़ल टाइम पे हुई पेंटिंग्स के एग्जाम्पल को फॉलो किया। इसके अलावा जो थीम्स थी, माइथोलॉजी की थीम और पोइट्री की थीम, उसको भी मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किसानगढ़ की उन सब थीम को भी इसमें इंक्लूड किया गया। दूसरे रीजन थे वो भी इन मिनिएचर पेंटिंग से अट्रैक्ट हुए और जो हिमालय के फुट हिल, जैसे कि जो आज के टाइम में फुट हिल्स का जो एरिया है जिसे हम हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, वहाँ वो भी एरिया भी इस मिनिएचर पेंटिंग से अट्रैक्ट हुए। बाय द
Late 17th century, this region has developed a bold and intense style of miniature painting called बासोली। 17वीं शताब्दी के आखिर तक ये भाग बहुत ज़्यादा, इस भाग में बोल्ड मिनिएचर पेंटिंग डेवलप हो गई थी जिसे बासोली नाम से जाना जाता है। द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हियर वॉज भानुदत्ता रासमंजरी। जो सबसे पॉपुलर टेक्स्ट था यहाँ पे जो पेंट किया गया वो था भानुदत्ता रासमंजरी। नादिर शाह के ने जब इन्वेंशन किया और दिल्ली को पर अधिकार किया 1739 में, उसका रिजल्ट निकला कि जो मुग़ल आर्टिस्ट थे उनका माइग्रेशन हो गया हिल्स की तरफ। अपने आप को एस्केप करने के लिए वो प्लेन से हिल्स की तरफ चले गए। Here they found ready patrons which led to founding of the कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। और यहाँ वो उन्होंने तैयारी की और कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग को की फाउंडेशन रखी। बाय द मिड 18th century द कांगड़ा आर्टिस्ट डेवलप्ड अ स्टाइल विच ब्रीथ्ड अ न्यू स्पिरिट इनटू मिनिएचर पेंटिंग। और मिड 18th century तक जो कांगड़ा के कलाकार थे उन्होंने एक नए स्टाइल को डेवलप किया जो एक नई स्पिरिट बन के आया इन मिनिएचर पेंटिंग्स में। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वॉज द वैष्णवेटिव ट्रेडिशन। और जो इस इंस्पिरेशन का सोर्स था वो था वैष्णवेटिव ट्रेडिशन। सॉफ्ट कलर को इंक्लूड किया गया, कूल ब्लू और ग्रीन कलर का यूज़ किया गया और लिरिकल ट्रीटमेंट दिया गया थीम्स को डिस्टिंग्विश्ड करने में, कांगड़ा पेंटिंग को अलग पहचान देने में, उसे दूसरों से अलग बनाने में। Our next point is a closer look of Bengal, the growth of regional language। जो यहाँ की रीजनल लैंग्वेज थी, इस एरिया की जो भाषा थी उसने कैसे ग्रोथ की, इसके बारे में we will discuss about this in our next video. Thank you.